दोस्तों नमस्कार। सभी का कर्मयोग क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम जो सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उनमें 4 जनवरी 2022 का सेट देखेंगे। ये यूथ कंपटीशन में सेट नंबर 4 है, जो कि सीडीपी के क्वेश्चन होंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। सभी लोग ध्यान से देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। हम बीच में कभी लाइक करने के लिए नहीं कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अभिकथन और तर्क का है। अभिकथन है, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसका कारण क्या है? बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बी कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ए और आर दोनों ही गलत हैं। अब इसकी हम व्याख्या देखते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवांशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, क्योंकि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ये दोनों जो कथन और कारण पूर्णतः गलत हैं, क्योंकि बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक विकास में आनुवांशिक तथा वातावरणीय कारक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बालक के रंग रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में यदि आनुवांशिक गुणों का महत्वपूर्ण योगदान है तो वहीं वातावरण का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। क्यों? आप देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का कद छोटा होता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का शरीर लंबा एवं गठीला होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है रनिंग, ऑप्शन नंबर बी वॉकिंग, ऑप्शन नंबर सी स्क्रिबलिंग यानी घसीट कर चलना, घसीट कर लिखना, ऑप्शन नंबर डी जंपिंग यानी कूदना। तो सूक्ष्म कौशल में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी घसीट कर लिखना। इसकी व्याख्या करते हैं। सूक्ष्म कौशल से तात्पर्य है बच्चे के हाथ, कलाई, उंगलियों और पैर से जुड़ी छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? ऑप्शन नंबर ए, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। ऑप्शन नंबर डी, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना। इसका बी नंबर ऑप्शन बी सही होगा। चलिए व्याख्या थोड़ी सी देखते हैं। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वह बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। अच्छा, 6 से 12 वर्ष की आयु को मध्य बाल्यावस्था की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। आंसर नंबर ए होगा मीडिया प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी मीडिया द्वितीयक, ऑप्शन नंबर सी स्कूल प्राथमिक, ऑप्शन नंबर डी स्कूल द्वितीयक।
तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी मीडिया जो है द्वितीय कारक है। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। इन संस्थाओं को मीडिया के नाम से जाना जाता है। यह लिंग समाजीकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आती है? ए नंबर है ऑप्शन ए अमूर्त सोच की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी दूसरे का नज़रिया लेने की क्षमता, ऑप्शन नंबर डी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पूर्व लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत ज़रूरी है। तो आंसर होगा गतिशील और लचीला, यानी एक शिक्षक क्या हो, गतिशील हो और लचीला भी हो। इसकी व्याख्या देखते हैं। पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि शिक्षक कक्षा में सक्रिय होकर बच्चों के साथ किसी भी कार्य में भागीदारी रखेगा तो बच्चे शिक्षक से अभिप्रेरित होकर स्वयं ही कार्य में रुचि दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7। लेव वाइगोत्स्की के विचार में डैश, ऑप्शन नंबर ए संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, ऑप्शन नंबर सी भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्या भाषा जो है संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये लेव वाइगोत्स्की का मानना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? पहला पॉइंट है सांस्कृतिक उपकरण, पॉइंट दूसरा है सामाजिक संपर्क, पॉइंट थर्ड संतुलन, पॉइंट फोर्थ पुरस्कार। देखते हैं ऑप्शन में ए में दिया गया है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर बी में सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी में फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर डी में फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, यानी फर्स्ट और सेकंड वाले पॉइंट ये सही माने जाएंगे। व्याख्या करते हैं इसकी। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण तथा सामाजिक संपर्क कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं, क्योंकि छात्रों को अधिगम करवाने या उनका विकास करने हेतु उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और छात्रों को यह निर्देशन एवं मार्गदर्शन समाज और संस्कृति से प्राप्त होता है, अतः विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम डैश, ए नंबर उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, बी नंबर पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, ऑप्शन नंबर डी पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है। व्याख्या देखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित होकर किया जाता है, क्योंकि बाल केंद्रित कक्षा से तात्पर्य उस कक्षा से है जहां बालक की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे।
लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास यानी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर बी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन यानी अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लॉरेंस व्याख्या देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास चरण में बच्चे दूसरे के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 11। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए भाषाई। ऑप्शन नंबर बी प्रकृतिवादी। ऑप्शन नंबर सी स्थानिक। ऑप्शन नंबर डी इंट्रापर्सनल यानी अंतः वैयक्तिक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भाषाई यानी लिंग्विस्टिक। हावर्ड गार्डनर ने व्याख्या देखते हैं। हावर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया जिसमें इन्होंने 9 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कहीं देखिए आपको एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धियों का वर्णन मिलेगा, लेकिन ये यूथ कंपटीशन का सेट है जो कि उसने 9 लिख रखा है। उनमें से एक भाषाई बुद्धि है। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता भाषाई बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है? ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। ऑप्शन नंबर बी मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें। ऑप्शन नंबर सी विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करें। ऑप्शन नंबर डी छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो यही आंसर होगा आइडेंटिफाई डिफिसिट्स इन स्टूडेंट्स एंड करेक्ट इन देम। इसकी व्याख्या देखते हैं। छात्रों में कमियों को पहचान कर उन्हें ठीक करना यह रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है, क्योंकि शिक्षक छात्रों में कमियों को पहचान तो सकेगा परंतु उन्हें स्वयं न ठीक करके बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करेगा कि वे स्वयं अधिगम करके अपनी कमियों को ठीक कर सकें। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, ओह मैं इसका क्या करूँगा। लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए जेंडर रिलीवेंस यानी जेंडर प्रासंगिकता। ऑप्शन नंबर बी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी जेंडर पक्षपात। ऑप्शन नंबर सी जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर डी जेंडर इक्विटी यानी जेंडर समता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें। ऑप्शन नंबर सी सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण को करें। ऑप्शन नंबर डी प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए
बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्याख्या देखते हैं। सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, क्योंकि इससे शिक्षक छात्रों की कमजोरी को समझ सकेंगे और छात्रों की रुचियों, योग्यताओं का पता लगाकर उसी अनुरूप कार्य करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। ऑप्शन नंबर डी, बीजों के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? ऑप्शन नंबर ए, अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी, छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार। ऑप्शन नंबर डी, छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। स्कूल जो है छात्र की ज़रूरतों के अनुसार व्यवस्था करेगा या संयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17, जो कि वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्कीय धात। आंसर नंबर डी, डिसकैलकुलिया यानी गुणज वैकल्य। ऑप्शन नंबर डी, डिसलैक्सिया यानी पठन वैकल्य। ऑप्शन नंबर डी, लोकोमोटर डिसएबिलिटी यानी गतिमान दिव्यांगता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, डिसलैक्सिया यानी कि पठन वैकल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। सोचिए क्या होगा इसका आंसर, बड़ा ही सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे वे असहजता महसूस ना करें और एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिना भेदभाव के कक्षा में सार्थक अधिगम कर सकें। जबकि छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना तथा सुविधाहीन और वंचित समूहों के छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना शिक्षक का कर्तव्य नहीं हो सकता है, और ये ना तो समावेशी शिक्षा के भी ये गुण नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, सामग्री का प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर बी, संचार और अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, सूचना के दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा आंसर में, क्योंकि व्याख्या देखेंगे। विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की कक्षा में
शिक्षक को शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं कराने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, उपयुक्त इमारती ढांचा। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन यानी अनिवार्य विशेष शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चिल्ड्रन लर्न बाय यानी बच्चे किस तरह सीखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर इसमें पूर्व दिए हैं, रीडिंग यानी पढ़कर, सीइंग देखकर, लिसनिंग सुनकर, डूइंग यानी क्रिया करके। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों सही हैं। अब आते हैं फिर कथन पर, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। अभिकथन क्या है? यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। इसका तर्क यानी रीजंस क्या है? कारण, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। चलिए इनके विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर ए कहता है ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। अब ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 23 यानी कि एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हों। ऑप्शन नंबर ए, अस्पष्ट। ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त। ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत जटिल। ऑप्शन नंबर डी, अर्थहीन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, यानी सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, कल्चरली अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 24, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए डैश को बढ़ावा दे। ऑप्शन नंबर ए, होपलेसनेस यानी निराशा। ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी उत्तर यानी कॉन्वर्जेंट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी सोच। ऑप्शन नंबर डी, मीटर मेमोराइजेशन यानी मात्र रटन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अपसारी सोच यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल यानी यांत्रिक। ऑप्शन नंबर बी, बिहेवियरिस्टिक यानी व्यवहारवादी। ऑप्शन नंबर सी, सक्रिय पैसिव। ऑप्शन नंबर डी, सोशल यानी सामाजिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सामाजिक, सोशल। यानी क्वेश्चन में समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधि है। इसका आंसर ऐसे बनेगा गैस। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि अभिकथन का है। इस सेट में देखिए 3 अभिकथन वाले क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि अभिकथन क्वेश्चन मस्ट जरूरी है आपको सीखने, उसकी प्रैक्टिस करनी। अभिकथन ए क्या है? एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। समस्या क्या है और कारण क्या है? समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। अब पूर्ण विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ये कहता है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। ऑप्शन नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है लेकिन आर
गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या? ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही से व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। छात्रों के बीच भ्रांतियों को डैश महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर ए निर्मित करना, ऑप्शन नंबर बी पहचानना, ऑप्शन नंबर सी इग्नोर यानी अनदेखा करना, ऑप्शन नंबर डी प्रमोट यानी प्रचारित करना। तो इसका सही आंसर होगा छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है। क्यों? जब आप भ्रांतियाँ उसकी पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे, तभी तो आप उसका निदान करेंगे कि हमारा बच्चा कहाँ फंस रहा है। इसलिए आपको उसकी जो भ्रांतियाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उसको पहचानने का तरीका होना चाहिए शिक्षक के पास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। छात्रों में भय का भाव, ऑप्शन नंबर ए अधिगम में काफ़ी सुधार करता है यानी इम्प्रूव लर्निंग सिग्निफिकेंटली। ऑप्शन नंबर बी अधिगम के लिए हानिकारक है यानी इज डिट्रीमेंटल टू लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी अधिगम के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका आंसर नंबर बी सही होगा, अधिगम के लिए हानिकारक है। छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए क्या है? हानिकारक है। जब आपने पहले से भय पैदा कर रखा है तो बालक की हिम्मत नहीं पड़ेगी क्लास में कुछ बोलने की, पूछने की, समझने की। इसलिए ये क्या सबसे ज़्यादा हानिकारक है। व्याख्या देखते हैं। छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक है क्योंकि जब छात्रों में परिणाम का भय पहले से ही उत्पन्न हो जाता है तो वे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, जिससे वे तनावग्रस्त होकर चीज़ों को समझने में असहजता महसूस करने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेकेंड लास्ट है सीडीपी का। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर ए योग्यता की चाह, ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्धि की चाह यानी ऑप्शन नंबर सी धन की चाह, ऑप्शन नंबर डी सत्ता की चाह। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, योग्यता की चाह। योग्यता की चाह छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा क्योंकि जब तक छात्रों में सीखने का कोई उद्देश्य नहीं होगा तथा लक्ष्य को पाने की चाह नहीं होगी तब तक वे स्वयं से अभिप्रेरित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए छात्रों के बीच सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। सी ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या? संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को संप्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। ये हम यूथ कंपटीशन का सीडीपी के क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। हम प्रतिदिन डेली सीडीपी के 30 क्वेश्चंस आपको लेकर के आते हैं और ये वही क्वेश्चन है जो हाल ही में दिसंबर और जनवरी में 2022 के संपन्न हुए थे। तो ये हमारा 5 जनवरी 2022 का प्रश्न है। अब कल हम नेक्स्ट डे वाला करेंगे। बहुत बहुत सभी लोगों का